हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अभियान पर। आज थोड़ा सा अलग तरीके से क्लास होगी। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, आज अपने घर पर नहीं हूँ, जिस कारण से मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज़ नहीं कर सकता और हमारे पास आज माइक भी नहीं है। और ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कल आपसे बोला था कि हम क्लास करेंगे, तो जितना भी हो पाएगा आधे घंटे 45 मिनट हम क्लास जरूर कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आज मैंने आपको बताया कि क्लास में मैं आपको दिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ इसलिए। ओके। आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? बताइए दोस्तों, आवाज़ क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। और आज आपके कमेंट भी मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट के लिए जो स्क्रीन है वो आज नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। ओके, चलिए ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी समय हो उतने में इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। तो आप सभी लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और हमने काफ़ी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक बड़ी अच्छी सी क्लास ली थी हमने, जिसमें हम लोगों ने रॉलेट एक्ट तक की बात कर ली थी। आज बेसिकली हमें रॉलेट एक्ट की बात करना है और खिलाफत आंदोलन को हमें डिस्कस करना है। ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी की चीजें जो अगली क्लास होगी उसमें हम चीजों को आगे लेकर के जाएंगे, पर आज की क्लास का मेजर टॉपिक यही होगा। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ओके। तो गाइज, सबसे पहली बात कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो है अभियान। इस पर आप जाइए, जहां पर आपको सारी पीडीएफ हमारी क्लासेस की मिल जाएंगी, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगली बात, ये मेरे एमपीपीएससी के कोर्स हैं जो कि अनअकैडमी प्लस पर चल रहे हैं। अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, प्लीज़ आप मेरा कोड एस जी लाइव जरूर इस्तेमाल करें। हाल ही में मैंने एमपीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया है, उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा बाकी सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप जब भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, प्लीज़ यहाँ पर कोड सेक्शन में एस जी लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बात करते हैं और टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में महात्मा गांधी का आरंभिक परिचय पढ़ लिया था। हमने डिस्कस कर लिया था कि महात्मा गांधी किस प्रकार भारत आए और भारत आकर के उनकी कहानी किस प्रकार से शुरू हुई। हमने महात्मा गांधी के बारे में सारी बातों को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस किया था कि जब गांधी जी का भारत आगमन होता है तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलके भारतीयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करें। यही कारण है कि उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, और जो ब्रिटिश सरकार होती है इस बात से खुश होकर के उनको केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करती है। दूसरी बात दोस्तों, फिर हमने ये भी देखा था कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है तो वहां पर बिहार के चंपारण से आए हुए रामचरण शुक्ल के साथ महात्मा गांधी की मुलाकात होती है। और इसके बाद महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और वहां पर अपने पहले सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। चंपारण में जब उनका ये प्रयोग सफल हो जाता है, उसके बाद उन्हें खेड़ा बुलाया जाता है। वो खेड़ा वाले इलाके में जाते हैं और वहां पर भी वो सत्याग्रह का
प्रयोग करते हैं। और इसी तरह का सत्याग्रह मजदूरों के पक्ष में वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब अगला टॉपिक यहां निकल करके आ रहा है रॉलेट एक्ट। तो हम रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ बातों को समझते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक कहानी बता देता हूं, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट के बैकग्राउंड को समझिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रॉलेट एक्ट का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि भारत में क्या हो रहा था, लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही थी। भारत में क्या हो रहा था दोस्तों, तो भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों की बढ़ोतरी हो रही थी। आप जानते हैं यही वो समय है जब कई प्रकार के क्रांतिकारी संगठन बनेंगे। और इससे पहले महाराष्ट्र वाले इलाके में आप देखें, चाहे बंगाल वाले इलाके में देखें, कई प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां हो चुकी हैं। तो इस चीज को नियंत्रण करने के लिए उस समय के जो वायसराय थे उस समय के जो वायसराय थे चैम्सफोर्ड, उन्होंने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति का गठन किया। और इस समिति की अध्यक्षता चूंकि सिडनी रॉलेट कर रहे थे, और सिडनी रॉलेट की समिति ने एक सजेशन दिया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया जाना चाहिए। और इस एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। इसका नाम रखा गया द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, रॉलेट एक्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। चूंकि इसे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने रिकमेंड किया था, उसकी सिफारिश पर यह बनाया गया था, यही कारण है कि इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट का मूल नाम क्या था, तो द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसका नाम था। उद्देश्य क्या था, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना, इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को नियंत्रित करना। अब प्रॉब्लम इस अधिनियम में यह थी कि इस एक्ट में एक प्रोविजन था, और प्रोविजन यह था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। यह सिंपल सी बात है कि अगर कल ब्रिटिश सरकार का मन होता है तो वो किसी भी भारतीय को पकड़ सकती है और बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना किसी कोर्ट की कार्यवाही के उसको जेल में बंद रखा जा सकता है। यही कारण था कि एक तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और दूसरी बात, इसे कहा गया कि यह बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून है। और रॉलेट एक्ट को ही काले कानून के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या हुआ, तो हमें इसके प्रभाव को समझना होगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव इसका यही हुआ कि गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह को शुरू कर दिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने कहा कि अगर रॉलेट एक्ट, चूंकि रॉलेट एक्ट पास हो चुका है और ये अधिनियम बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह को शुरू कर दिया। इसमें दोस्तों उनकी सहायता स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे, जो कि दिल्ली वाले इलाके में आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो लोग पंजाब में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। अब क्या होता है, जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था तो पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल या सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग वाले इलाके में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। याद रखिए, ये सभी लोग अहिंसक प्रदर्शन बताने के लिए एकत्रित हुए थे, और जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है। यही बात उस समय जनरल डायर को पता पड़ती है, रेनिगेल्ड डायर को पता पड़ती है, और जनरल डायर उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देता है, और इसी को दोस्तों हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया जाता है। वहीं गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए होम रूल के मंच का इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखें कि भारत में 2 होम रूल आंदोलन चल रहे थे,
एक आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था और दूसरा आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था। एनी बेसेंट का जो आंदोलन है वह ऑल इंडिया होम रूल के रूप में जाना जाता है और उसी होम रूल की मंच का उपयोग गांधी जी ने इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए किया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह कानून बिल्कुल अनुचित है, स्वतंत्रता विरोधी है तथा व्यक्तियों के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार उसका परिणाम क्या हुआ। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा क्रूरता से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, रॉलेट एक्ट जारी रहा। लेकिन इस आंदोलन के बाद गांधी जी को पहली बार एक अखिल भारतीय पहचान मिली, उनको एक ऑल इंडिया आइडेंटिटी मिली। याद रखेंगे कि इससे पहले जो महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे, इससे पहले महात्मा गांधी ने जो दो मूवमेंट किए, चाहे वो आपका खेड़ा सत्याग्रह हो, चंपारण का सत्याग्रह हो या फिर वो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हो, ये सभी क्षेत्रीय स्तर पर किए गए थे, रीजनल लेवल पर किए गए थे। पर रॉलेट एक्ट ने पहली बार इन चीजों को राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। और याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट को खत्म नहीं किया गया और ये एक बड़ा कारण बनेगा पहले बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन का, नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट का। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट कहां से निकल के आया। तो चैम्सफोर्ड उस समय पर एक वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की सिफारिश पर दी एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट पास हुआ, जिसे रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें बिना किसी कार्यवाही के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, इसे काला कानून कहा गया। और साथ ही साथ इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी कहा गया। इसके विरोध में आपको याद रखना है, गांधी जी के साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद जो कि दिल्ली में आंदोलन को आगे बढ़ाया, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब वाले इलाके में एक्टिव थे और पंजाब में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित होते हैं, उन पर गोलियां चला दी जाती हैं और इस तरह से रॉलेट एक्ट के इस पूरे के पूरे विरोध का दमन किया जाता है। अब इसी बीच में हमने जलियांवाला बाग की चर्चा की है, तो आइए कुछ बातें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जान लेते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में जान लेते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा तो सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। देखिए, पहला सवाल यही निकल के आता है कि सर ये जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, ये जगह अमृतसर में है। कहां पर है? अमृतसर में ये जगह स्थित है। ओके, इसको मैं पीपीटी से ही आपको बता देता हूं सारी चीजें आज। स्थान आप देखें, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुई थी। ठीक है, अब पूरी कहानी को आप समझिए कि इस दिन हुआ क्या था एक्चुअली। देखिए क्या हो रहा था दोस्तों कि जैसे ही रॉलेट एक्ट का विरोध भारत में होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही रॉलेट कानून का विरोध पूरे के पूरे इंडिया में होना शुरू हुआ, तो भारत भर में इसका विरोध होने लगा, पूरे के पूरे इंडिया में इसको अपोज किया जाने लगा। तो पंजाब का उस समय जो पुलिस कमिश्नर था, पंजाब का जो उस समय वायसराय था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर ने क्या किया दोस्तों, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उस इलाके में धारा 144 टाइप उसने अप्लाई कर दी। ठीक है, और इस समय जो पंजाब का पुलिस कमिश्नर था या पुलिस जनरल था, उसका नाम था एडवर्ड डायर। एडवर्ड डायर इस समय यहाँ का पुलिस कमिश्नर हुआ करता था। अब होता यह है कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, काफी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी एडवर्ड डायर को होती है, तो एडवर्ड डायर क्या करता है दोस्तों, लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है।
1000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इसी घटना को जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका प्रभाव ये हुआ कि जैसे ही ये घटना हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। वहीं शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। C.F. एंड्रयूज, जिनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। वहीं मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या कहा। ठीक है, और कई प्रकार के आयोगों का गठन किया और ऐसा ही एक आयोग था हंटर कमीशन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों दो लोगों ने जांच समितियों का गठन किया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर जांच समिति का गठन किया गया था जिसमें 8 सदस्य थे और भारतीय सदस्य इसके चिमनलाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। और इन्होंने 1920 में एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देखिए, जनरल डायर दोषी नहीं है और उन्हें सिर्फ नौकरी से हटाया गया। और जैसे ही जनरल डायर ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन में लोगों ने जनरल डायर का बहुत ज्यादा सम्मान किया। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और साथ ही साथ सॉर्ड ऑफ ऑनर की उसको उपाधि भी दी जाती है। तो ये बात दिखाती है कि ब्रिटेन के लोग कितने दोमुखी थे। यहां पर उन्होंने नाम मात्र के लिए डायर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही डायर इंग्लैंड पहुंचा उसको उपाधियां दी गई और वहां के मीडिया हाउसेस ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। वहीं दोस्तों कांग्रेस के द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का नाम तहकीकात कमेटी रखा गया था और मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना की थी और इसके जो सदस्य थे महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस की तहकीकात समिति की रिपोर्ट को लिखा था। बाद में दोस्तों 1948 माफ कीजिए गलत हो गई है, बाद में ऊधम सिंह ने लंदन जाकर के माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन की, ये आज का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में 2-3 चीजें बस आपको याद रखना है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन बेसिकली शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म होता है तो जो तुर्की है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था, वो ब्रिटेन के विरोध में था और उनके अगेंस्ट में ये लड़ रहा था। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत हो जाती है और साथ ही साथ जो तुर्की है दोस्तों, वहां पर आपको याद रखना है कि खलीफा का जो है वो केंद्र माना जाता है। ठीक है, और खलीफा को इस्लामी जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। ठीक है, इस्लामी जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। तो बात ये होती है कि देखिए, अंग्रेजों ने यह कहा था कि जैसे ही हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे हम तुर्की के साथ कुछ नहीं करेंगे और उसके सम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध को जीतता है और युद्ध जीतने के बाद एक सैब्रे की संधि होती है। सैब्रे की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सैब्रे होती है और सैब्रे की संधि में तुर्की का बहुत अपमान किया जाता है, उसके इलाके को हड़प लिया जाता है और इस बात का प्रभाव दुनिया भर के मुसलमानों पर पड़ता है और भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे। तो वो इस बात का विरोध करते हैं कि ब्रिटेन को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके खलीफा के अधिकार को खत्म करे या उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाए। तो यही कारण होता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। अब जैसे ही भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, महात्मा गांधी इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और महात्मा गांधी इसे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ देते हैं। महात्मा गांधी की इस बात का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है कि उन्हें इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि यह एक धार्मिक आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ कारण देख सकते हैं कि तुर्की के खलीफा को विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, अतः भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक रूप से
खलीफा के सम्मान से संबंधित थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी की तरफ से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध सम्मिलित हुआ था। तो ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं को दिया जाता है। इसमें अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और अब्दुल वाली भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो यही चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। बाकी चीजें मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम असहयोग आंदोलन से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये सारा कंटेंट मैं आपको जैसे ही पहुंचता हूँ घर तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एंड आई विल प्रोवाइड द कंटेंट। अगली क्लास जब भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 तारीख को हम अगली क्लास करेंगे और तब हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, एक और मैराथन क्लास हम लेंगे जिसमें हम पूरी चीजों को खत्म कर देंगे। ओके, सो ये कुछ टॉपिक बचे हुए थे जिनको मैंने कवर करा दिया। एक्सट्रीमली सॉरी, आज क्लास उतने अच्छे से नहीं हो पाई है, बट आई थिंक इजी टॉपिक है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।